जीसीस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने अभी तक फाइबर्स को डिस्कस किया था, जिसमें कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने नायलॉन फाइबर को डिस्कस किया था, जिसकी हम लोगों ने ओरिजिन देखी थी, प्रोसेस देखी थी और उसके टाइप्स देखे थे कि कितने टाइप के नायलॉन के कपड़े बनते हैं, और देखा था हम लोगों ने उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कि वो कैसे होता है, उसका संगठन क्या है। अब हम इसी फाइबर की श्रृंखला में ही आगे बढ़ते हुए, फाइबर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अदर केमिकल फाइबर्स की बात करेंगे, एक्रिलिक एंड पॉलिस्टर की। ठीक है, आज हम लोग अदर फाइबर्स की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्रिलिक फाइबर। ठीक है, एक्रिलिक फाइबर ये कौन से फाइबर है? एक्रिलिक फाइबर ये जो है, इसके अंतर्गत दो रेशे आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से दो रेशे आते हैं एक्रिलिक फाइबर के अंतर्गत? पहला कौन सा है, दूसरा क्या है? पहला है ऑरलॉन, ठीक है, दो आते हैं। दूसरा है एक्रिलॉन। ठीक है, ऑरलॉन और एक्रिलॉन दो रेशे आते हैं एक्रिलिक के अंतर्गत। इससे बेसिकली बहुत क्वेश्चंस, बहुत इसमें से ये जो क्या कहते हैं, इनके रॉ मटेरियल सिर्फ पूछे जाते हैं, अदरवाइज इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते। सीधी सी बात, जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन था नायलॉन की प्रोसेस, वहां से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, मोस्टली बनते हैं, बट यहाँ से बहुत रेयर क्वेश्चन है। इनके रॉ मटेरियल्स को भले पूछ लिया जाए किस किस केमिकल से ये बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये ऑरलॉन और एक्रिलॉन। ऑरलॉन क्या है? एक संश्लेषित रेशा है। ठीक है, ऑरलॉन क्या है? एक संश्लेषित रेशा है, यानी कि कैसा है ऑरलॉन? एक केमिकल फाइबर है। ठीक है, पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? पहले हम लोग ऑरलॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑरलॉन की। ऑरलॉन क्या है? एक संश्लेषित रेशा है। और ऑरलॉन एथा पॉलीमर यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर है। ऑरलॉन एक पॉलीमर है। ठीक है, एक पॉलीमर है, यानी कि क्या है ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है, वह एक्रिलिक रेशा है। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर है, वह क्या है? एक एक्रिलिक रेशा है। ठीक, और ऑरलॉन में क्या होता है? इसमें 85% क्या होता है? एक्रिलोनाइट्रिल होता है। ऑरलॉन में क्या होता है? 85% एक्रिलोनाइट्रिल होता है। ठीक, एक्रिलोनाइट्रिल होता है इसमें 85%। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ऑरलॉन। ऑरलॉन को बनाने की विधि क्या है? देखिए, एथिलीन लेते हैं, हाइपोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। ठीक है, एथिलीन, हाइपोक्लोरिक अम्ल, ये क्लोरिक है, हाइपोक्लोरिक अम्ल को लेंगे, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्लोरोहाइड्रोजन बनता है। ठीक है, एथिलीन को जब हाइपोक्लोरिक अम्ल से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इन दोनों को मिलाकर क्लोरोहाइड्रोजन बनेगा। अब ये क्लोरोहाइड्रोजन है जो, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे। ठीक है, क्लोरोहाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? एथिलीन ऑक्साइड प्लस सिनो अल्कोहल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एथिलीन ऑक्साइड और प्लस सिनो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? एथिलीन अल्कोहल, एथिलीन ऑक्साइड, ये क्या है? एथिलीन ऑक्साइड है। ये क्या करेगा? ये एक्रोफ्लोनाइट्रिल में चेंज हो जाएगा। जब इसको सुखाया जाएगा, एथिलीन ऑक्साइड को क्या किया गया? जब सुखाया गया, ठीक, तो ये किस में चेंज हो गया? एक्रोफ्लोनाइट्रिल में चेंज हो गया। ठीक है, अब इस एक्रोफ्लोनाइट्रिल को हम क्या करेंगे? एक्रोफ्लोनाइट्रिल को हम पानी में मिलाएंगे, और जब हम इसमें पानी मिलाएंगे, पानी के साथ इसकी प्रतिक्रिया करेंगे, तो इसके क्या बन जाएंगे? पॉलीमर बन जाएंगे। जैसे वो कल हम लोगों ने बात करी थी ना, लीनियर पॉलीमर की बात करी थी। पॉलीमर यानी कि अणु एक दूसरे में सट जाएंगे, यानी कि मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, पॉलीमर बन जाएंगे। अब इन पॉलीमर्स को हम क्या करेंगे? टुकड़ों को घोलक में डाल देंगे। ठीक है, पॉलीमर है जो, इनको टुकड़ों को घोलक में डाल देंगे और गाढ़ा विस्कस घोल, ठीक है, पॉलीमर के हमने क्या किया? पॉलीमर के टुकड़े कर लेंगे।
ठीक, ये पॉलीमर थे, ये पॉलीमर बने हैं। अब इन पॉलीमर के हम क्या करेंगे, टुकड़े कर लेंगे, छोटे छोटे पॉलीमर के टुकड़े कर लिए, और फिर इन टुकड़ों को हम क्या करेंगे, घोलक में डाल देंगे, एक सॉल्यूशन जो घोल है उसमें डाल देंगे, जिसमें कि ये घुल जाए। अब क्या हो जाएगा, गाढ़ा विस्कस घोल, यानी कि गाढ़ा घोल हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये गाढ़ा विस्कस घोल है, इसको क्या किया जाएगा, छिद्रों से गुजारना, हाँ स्प्रिंग रेट से। ठीक है, गाढ़ा विस्कस घोल है, इस स्पिन रेट के छिद्रों से गुजारा जाएगा। ठीक, स्पिन रेट से, ये स्पिन रेट के छिद्रों से क्या किया जाएगा, जब गुजारा जाएगा, गुजरता है तो ऑरलॉन का रेशा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जब स्प्रिन रेट के छिद्रों से गुजरेगा तो ऑरलॉन का रेशा प्राप्त हो जाएगा। और ये रेशा कैसा होगा, ये रेशा होगा पतला, बारीक, मजबूत, ऑरलॉन रेशा प्राप्त हो जाएगा। और क्या, स्पूल पर लपेटना पड़ेगा। ठीक है, ऑरलॉन रेशा जब प्राप्त होगा, पतला, बारीक, मजबूत ऑरलॉन रेशा जब प्राप्त होगा तो इसको हम क्या करेंगे, स्पूल पर लपेट देंगे। स्पूल यानी कि वो जो रील होती है, इसको हम कहते हैं स्पूल। इस पर हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं, रेशा निकालने के बाद लपेटते चले जाते ताकि रेशा क्या हो, उलझे ना। ठीक है, इसको हम लपेट देंगे। ठीक, तो ये थी इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, एक्रिलॉन की बात करेंगे। अभी तक हम लोग ऑरलॉन को पढ़ रहे थे, अब एक्रिलॉन की प्रोसेस देखेंगे। एक्रिलॉन क्या है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ एक्रिलॉन। एक्रिलॉन क्या है, पहले बात तो इसमें प्राकृतिक गैस को लेंगे, अमोनिया, प्राकृतिक गैस और अमोनिया को मिलाएंगे, जिससे कि क्या बनेगा, हाइड्रोसाइनाइड अम्ल बनेगा। ठीक है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल बन जाएगा प्राकृतिक गैस और अमोनिया को मिलाने पर। ठीक है, प्राकृतिक गैस और अमोनिया को मिलाने पर हाइड्रोसाइनिक अम्ल बन जाएगा। अब इस हाइड्रोसाइनिक अम्ल एसिटिलीन, ये किसमें चेंज हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइट में। किसमें चेंज हो जाएगा, ये हाइड्रोसाइनिक अम्ल में क्या मिलाया जाएगा, एसिटिलीन। ये यहां पर प्लस होगा। ठीक है, यहां पर प्लस होगा, ये हाइड्रोसाइनिक अम्ल और प्लस एसिटिलीन, इसमें क्या मिलाया जाएगा, एसिटिलीन मिलाया जाएगा। तभी किसमें चेंज हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्रिलोनाइट्राइट को हम क्या करेंगे, जमा देंगे। एक्रिलोनाइट्राइट को हम क्या करेंगे, जब हम जमा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें पॉलीमर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पॉलीमर यानी कि सारे अणु आपस में सेट करके एक पॉलीमर बना लेंगे। ठीक है, अब ये पॉलीमर क्या हो जाएगा, पॉलीमर जब प्राप्त होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइट कहेंगे। ठीक, इस पॉलीमर को क्या कहेंगे, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइट कहा जाएगा। अब इस पॉलीएक्रिलोनाइट्राइट को क्या किया गया, एक घोलक में मिलाया गया। घोलक जो है उसमें मिलाया जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, गाढ़ा घोल एक तैयार हो जाएगा। ठीक है, गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा। अब इस गाढ़े घोल को क्या किया जाएगा, स्पिन रेट के छिद्रों से गुजारा जाएगा। ये स्पिन रेट के छिद्रों से गुजारा जाएगा। स्पिन रेट के छिद्रों से गुजारा जाएगा। ठीक है, स्पिन रेट के छिद्रों से गुजारा जाएगा इस गाढ़े घोल को। ठीक, जिससे कि क्या मिल जाएगा, एक्रिलिक रेशा खींचा जाएगा, मिल जाएगा। अब इसको काटा जाएगा और छोटे रेशे प्राप्त हो जाएंगे। काटने के बाद इसके छोटे रेशे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, रेशे को खींचना, एक्रिलिक रेशा मिल जाएगा।
फिर रेशे को खींचना, खींचने के बाद फिर क्या किया जाएगा, उसको काटा जाएगा, जिससे कि क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें एक छोटा रेशा प्राप्त हो जाएगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलॉन। एक्रिलॉन की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक संरचना, भौतिक विशेषता इसकी। ठीक है, इसकी भौतिक विशेषता क्या है, संगठन और संरचना कैसी होती है, ऑर्लॉन में एक्रिलोनाइट्रिल की लंबी श्रृंखला होती है। जब ऑर्लॉन, जब अभी हम लोग रॉ मटेरियल्स को पढ़ेंगे तो देखना जहां पर ऑर्लॉन आएगा तो ऑर्लॉन का जो रॉ मटेरियल होगा यानी कि जिससे बेसिकली बना हुआ एक्रिलोनाइट्रिल आएगा। ठीक है, एक टेबल है उसकी। ठीक, जब ऑर्लॉन का रॉ मटेरियल क्या है, मतलब इसमें बेसिक जो मेन एलिमेंट है वो क्या पड़ता है, एक्रिलोनाइट्रिल का बना होता है। ठीक है, इसकी लंबी श्रृंखला होती, मतलब इसके अणुओं की लंबी श्रृंखला होती है, जबकि इसमें क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, मजबूती कैसी होती है, कृत्रिम रेशे से कमजोर, ऊन से मजबूत होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेशे से कमजोर यानी कि नायलॉन से थोड़ा कमजोर होता है, और ऊन से कैसा होता है, मजबूत होता है। चमक, एक्रोलिक रेशा चमकदार, कोमल व लचीले होते हैं। ठीक है, जो एक्रोलिक रेशे होते हैं वो चमकदार होते हैं, कोमल व लचीले होते, कोमल भी होते हैं, लचीले भी होते हैं। ताप संवाहकता कैसी होती है, तो ये दोनों रेशे ताप के कुचालक होते हैं, यानी कि गर्म होते हैं, गर्मी में पहनने लायक नहीं होते हैं ये होते, इसीलिए ऊन से अधिक गर्म है, परंतु यह ऊन से हल्के मोटे होते हैं, परंतु यह ऊन से हल्के मोटे होते हैं, गर्म होते हैं परंतु यह ऊन से हल्के मोटे होते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता कैसी होती, प्रत्यास्थता का अभाव रहता है, इसमें प्रत्यास्थता ज्यादा नहीं होती है, एक्रिलिक फाइबर में प्रत्यास्थता ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, प्रतिस्कंदता और तन्यता कैसी होती है, तो प्रतिस्कंदता और तन्यता अधिक होती है। ठीक है, प्रतिस्कंदता होती लेकिन प्रत्यास्थता ज्यादा नहीं होती है। ठीक, और तन्यता अधिक होती, यह खींचने पर पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब शिकन प्रतिरोधक, शिकन यानी कि सिकुड़न प्रतिरोधक, श्रिंकनेस कैसी होती है, शिकन प्रतिरोधकता अच्छी होती है, इसीलिए ये सिकुड़ते नहीं है, एक्रिलिक फाइबर सिकुड़ते नहीं है। ये एक्रिलिक फाइबर है, दिखने में थोड़े थोड़े ये वुल की तरीके से होते हैं, है ना, वुल नहीं होते हैं बट वुल की तरीके से थोड़ा सा दिखते हैं, ये होते, ये आर्टिफिशियल है लेकिन। ठीक है, अब नमी अवशोषकता कैसी होती है, नमी अवशोषकता अंत्यतः कम होती है, अन्यथा अत्यंत कम होती है, यानी कि इसमें नमी अवशोषक नहीं होती है, जिससे सूखने में अधिक समय लगता है। ठीक है, जब नमी अवशोषित नहीं होती है तो ये सूखने में अधिक समय लगता है। ठीक, कीड़े, अब कीड़े फफूंदी और सूक्ष्म जीवों का प्रभाव इस पर, तो इन रेशों पर कीड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पे कीड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि हमारे बुल पे क्या हो रहा था, उस पर कीड़े का प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। रगड़ का प्रभाव इस पर कैसा होगा, तो रगड़ का प्रभाव हानिकारक होता है, इनको रगड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। देखने से ही लग रहा है इन फाइबर्स को अगर रगड़ा जाएगा तो इन पे क्या होगा, ये जैसे वुल को रगड़ो तो खराब हो जाते हैं, इसमें भी रोए निकल आएंगे। ठीक है, रगड़ने से गुठली यानी कि पिल्स पड़ जाती हैं, रगड़ने से क्या हो जाता है, पिल्स पड़ जाती है, गुठली यानी कि वो रोए जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, इसीलिए पलट कर धोना चाहिए, और इनको कैसे पलट कर धोना चाहिए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एपिलॉन। अम्ल का प्रभाव कैसा पड़ता है, तीव्र एवं गर्म अम्लों का भी रेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब चाहे तेज एसिड हो चाहे धीमा एसिड हो, किसी भी टाइप के कोई एसिड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। क्षार का प्रभाव, तीव्र एवं गर्म क्षार से रेशे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक, परंतु ठंडे क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर नॉर्मल बेस है तो उसका जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक हार्ड ना हो वो अल्कालाइन। ठीक, विरंजन का प्रभाव यानी कि ब्लीचिंग जब इस धागे पर की जाएगी, ब्लीचिंग हम बेसिकली उसको ब्राइट करने के लिए, उस पर चमक लाने के लिए करते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तीव्र विरंजक रेशों को नष्ट कर देंगे। वैसे भी ज्यादा तेज ब्लीच किसी भी फाइबर पर नहीं करते क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक होती। ठीक है, तो तीव्र विरंजक रेशों को नष्ट कर देंगे, यानी कि जो ज्यादा हार्ड ब्लीच होगी वो रेशों को खराब कर देगी। अतः मृदु विरंजक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। रंगों का प्रभाव, रंगों के प्रति गहरी सादृश्यता होती है। ठीक है, रंगों के प्रति गहरी सादृश्यता होती, इन्हें कच्ची अवस्था अर्थात गाढ़े घोल में डालकर स्पिन रेट से गुजारा जाता, तभी पक्के रंग चढ़ते हैं। मतलब जिस टाइम पे ये कच्ची अवस्था का मतलब समझ रहे हो, जब धागे का सॉल्यूशन बनाया जाता है, फाइबर का सॉल्यूशन बनाया जाता है, मटेरियल हम लोग बनाते हैं ना स्पिन रेट से गुजारने के लिए, उसी टाइम पे अगर हम कलर डाल देते हैं तो कलर कैसा होता है, पक्का हो जाता है।